जेनेटिक का मतलब होता है वैसा डिजॉर्डर, वैसा बीमारी जो आपके शरीर में एक जनरेशन से कई जनरेशन तक पहुंचता है, जाता है। इस तरह के डिजॉर्डर को हम लोग जेनेटिक डिजॉर्डर के नाम से जानते हैं। ये डिजॉर्डर को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक क्रोमोजोम के कमी से होने वाला डिजॉर्डर और एक मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज वही टॉपिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज कैटेगोराइज्ड इनटू टू टाइप्स। इसको दो टाइप्स में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है, जो पढ़ना हम लोग को, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि मेंडल ने इसके बारे में बताया और मटर के खोज करने के बाद जब प्रयोग किया गया तो उसी से इसके बारे में पता चला, इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। वहीं पर दूसरा जो डिसऑर्डर है उसका नाम है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। पहले हम लोग देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर ये क्या होता है और क्यों होता है, क्या कारण है। ठीक है, जब सिंगल जीन में अल्टरनेशन होता है, जब एक सिंगल जीन अल्टर तरीके से अपने आप को पेश कर पाता है, उसके वजह से जो होता है उसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। These are mainly due to alternation, or mutation in a single gene। इसी को हम लोग कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये डिसऑर्डर जो हो सकता है यह डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। डिसऑर्डर मतलब बीमारी हो गया, जब शरीर में सब कुछ सही चल रहा है तो ऑर्डर, और सही नहीं चल रहा है तो डिसऑर्डर। तो दिस डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट का मतलब जो बाहर इफेक्टिव हो, एंड रिसेसिव। ठीक है, ये दोनों तरह का होता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, यह डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। द डिसऑर्डर are transmitted from one generation to the next following Mendel's principle of heredity। Following Mendel's principle of heredity। ठीक है, इस पर मेंडल का कुछ सिद्धांत है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है सेक्स ऑटोजोमल और एक होता है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ये दो टाइप में बटा हुआ होता है। इतना हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे तब बढ़ेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहा है, एक ऐसा डिसऑर्डर जो शरीर में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इट इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। इसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा हो गया क्रोमोजोमल डिसऑर्डर।
मेंडेलियन डिसऑर्डर में कहा गया कि दीज आर मेनली ड्यू टू अल्टरनेशन। यह जो होता है, अगर मान लीजिए ए बी सी डी करना है लेकिन ए डी सी ई हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अल्टर हो जाएगा। तो उसके वजह से जो होगा उसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और इसमें जो बदलाव आता है वो सिंगल जीन में आता है, एक जीन में परिवर्तन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। दीज डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये जो डिसऑर्डर होते हैं ये इफेक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। द डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे जो बीमारियां होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, पहुंचता है, ठीक है। फॉलोइंग मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, कुछ जो मेंडल का सिद्धांत है उस सिद्धांत से हम लोग बात करेंगे कौन कौन डिसऑर्डर्स इसमें होते हैं। यहाँ तक सबका हो जाएगा, मैसेज कीजिए। दो ही आदमी का हुआ अभी तक। चलिए, दीज डिसऑर्डर आर, ये डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? तो पहला होता है ऑटोजोमल। ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, ठीक है। इस डिसऑर्डर में कौन कौन चीज आएगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है, सीकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ये सब इसमें आता है। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। इसमें क्या क्या आएगा? हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, and myotonic dystrophy, myotonic dystrophy। ऑटोजोमल में फिनाइलकीटोनुरिया हो गया। थैलीसीमिया एक और बीमारी है, थैलीसीमिया, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, थैलेसेमिया, पढ़ा देंगे इसको। थैलेसेमिया हो गया, इधर हो गया थैलेसेमिया हो गया।
और इधर हम लोग देख लिए हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये डिजीज हो गया। चैप्टर लास्ट स्टेज में जा रहा है। हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सीकल सेल एनीमिया, फिनाइल्केटोनुरिया, ठीक है। वहीं पर चलिए इसको पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग को दूसरा पढ़ना है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। तो पहले आज हम लोग देखेंगे कहां से, पहला जो है, पहला डिसऑर्डर कौन सा है, हेमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल, दोनों पढ़ना है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस करके है, सिस्टिक फाइब्रोसिस पहले लिखाए हैं या कोई भी लिखा है, पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम हेमोफीलिया से शुरू करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट से है, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो बीमारी है वो पहले इसको ही पढ़ लेते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल्केटोनुरिया और थैलीसीमिया, तब हेमोफीलिया देखेंगे। तो पहले हम लोग देख ही लेते हैं इसी को, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर के बारे में देख रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। एनीमिया एंड है फिनाइल्केटोनुरिया, NYL, फिनाइल्केटोनुरिया, थैलीसीमिया, ये सब है। चलिए तो पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, फिर बाद में बाकी चीजों को देखेंगे। ठीक है, इट इज काउज्ड बाय रिसेसिव म्यूटेंट, इट इज caused by recessive mutant, यह जो होता है रिसेसिव म्यूटेंट की वजह से होता है। पिछले क्लास में हम लोग जो है कहाँ तक पढ़े थे, तो पिछले क्लास में हम लोग की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग पढ़े थे म्यूटेशन पढ़े थे, उससे पहले पेडिग्री एनालिसिस पढ़े थे, और आज ये चल रहा है ये डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसमें ये किसके वजह से होता है, तो रिसेसिव म्यूटेंट एलील की वजह से होता है। इट इज काउज्ड बाय रिसेसिव म्यूटेंट एलील ऑन ए ऑटोसोम क्रोम, म्यूटेंट एलील ऑन म्यूटेंट एलील ऑन एन ऑटोसोम, ठीक है। इसको हम लोग देखे हैं, ऑटोसोम में ही लिखे हैं, तो ऑटोसोम डिसऑर्डर होता है, स्वतः होता है, और इसके लिए मतलब ये आपके बॉडी में खुद जनरेट कर जाता है, मतलब पहली बार वंश में किसी को होगा। इसके लिए जो आपको क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्रोमोसोम नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल होगा, क्रोमोसोम संख्या 7 की वजह से यह होता है। दूसरा पॉइंट, द जीन प्रोड्यूस्ड एज ए यूनिक, इस कंडीशन में क्या होगा, द जीन produced as a unique produced as a unique produced as a unique produced as a unique glycoprotein, unique glycoprotein that lead to the formation of mucus, lead to the formation of mucus, of abnormally high viscosity, mucus of abnormally high viscosity, high viscosity, ठीक है, हाई वेस्कोसिटी। ये हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे प्रॉब्लम क्या क्या शरीर में होगा, इतना हो जाएगा तो पहले बोलिएगा, तो बाकी है ये बीमारी। इट इज काउज्ड बाय रिसेसिव म्यूटेंट, यह जो होता है रिसेसिव म्यूटेंट की वजह से होता है ऑन एन ऑटोजोम, ठीक है, मतलब पहली बार किसी जनरेशन में किसी व्यक्ति को यह बीमारी होगा। एक बात, क्रोमोजोम नंबर 7 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द जीन प्रोड्यूस्ड एज ए यूनिक जीन ग्लाइकोप्रोटीन, इसके पास अपना खुद का ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन जो होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके कंडीशन में हाई वैस्कोसिटी हो जाएगा, मतलब इसका सब्सटेंस बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगेगा ये बीमारी में। और क्या क्या इसमें होगा, तो लीवर संबंधी प्रॉब्लम होगा। चलिए इसको हम लिखते हैं, 3 पॉइंट और बाकी है इसमें, पहले इसको देख लेते हैं, हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोजोमल डिसऑर्डर, तो आप याद रखिएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलीसेमिया, ठीक है। उसके अलावा आप पूछे जाएगा कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर कौन है, तो हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, तो ये किसके वजह से होता है, क्रोमोजोम के नंबर 7 की वजह से होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। दुई आदमी का हुआ, बाकी आदमी मुंह देख रहा है सबका। चलिए अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, इस बीमारी में 2 कंडीशन हमने आपको बता दिया कि क्रोमोजोम 7 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिसेसिव एलील इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोजोमल है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से म्यूकस एबनॉर्मल तरीके से हाई वास्कोसिटी के साथ प्रोड्यूस होने लगता है, ये सारी बातें हो गई। तीसरा पॉइंट, दिस टाइप ऑफ म्यूकस इंटरफेयर्स, इस तरह के जो म्यूकस निकलना शुरू होता है वो इंटरफियर करने लगता है किसको, विद द फंक्शनिंग ऑफ, किसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, तो फंक्शनिंग ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन आता है, तो आपका लीवर ग्लैंड, लाइक लीवर हो गया, लाइक स्वेट, लीवर, पेनक्रियाज, लाइक, इससे प्रभावित क्या क्या होगा, तो पसीना निकलने वाला स्वेट, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब हमारा शरीर का कौन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और बाकी जो ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, बाकी चीजें जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। ये सब का ट्यूब है और ट्यूब के माध्यम से सेक्रेट करता है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन कहते हैं। जिसमें ट्यूब अपना नहीं रहता है वो इंडोक्राइन होता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, जीवन में पढ़ लीजिएगा इस चीज को, तो समझ में दिक्कत नहीं होगी। स्वेट ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। और लंग्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, फेफड़ा में म्यूकस बढ़ जाता है, तो सांस संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, अत्यधिक पसीना निकल सकता है, ये सारी चीज इसमें प्रॉब्लम या समस्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हो गया, आगे बढ़ेंगे। द म्यूकस सबसे ज्यादा हो जाता है, म्यूकस एक खास तरह का लिक्विड होता है, एक्यूमुलेट द ट्यूब्यूल्स को एक्यूमुलेट करता है ऑफ द लंग्स एंड मेक देम susceptible to infection, इसके वजह से ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, दम्मा, इन्फेक्शन लीडिंग टू ब्रोंकाइटिस,
लीडिंग टू ब्रोंकाइटिस। ठीक है, किसके वजह से? ये जो बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके वजह से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, द लीवर एंड पेनक्रियाज, द लीवर एंड पेनक्रियाज so impaired function, so impaired function, so impaired function, impaired function and produce less bile and produce less bile। अगर लीवर अपने शरीर से कम मात्रा में बाइल सेक्रेशन करना शुरू कर देगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? ठीक है, प्रोड्यूस लेस बाइल, बाइल का सेक्रेशन कम होने लगेगा, लेस बाइल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पेक्टिवली, लेस बाइल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हम लोग क्या क्या देखें कि पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि ये रिसेसिव की वजह से होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। हम लोगों ने देखा कि इसमें दो तरह के डिसऑर्डर होता है, एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल बॉडी में खुद जनरेट करता है, मतलब पहला जनरेशन होता है, और सेक्स लिंक्ड में क्या होता है कि वह एगो पीढ़ी में किसी को हो गया तो फिर वंश में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है ये ऑटोसोमल होता है, खुद बॉडी के अंदर जनरेट करता है। अब इस कंडीशन में क्या क्या होता है कि आपके रिसेसिव एलील प्रभावित होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 प्रभावित होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा की वजह से आपके बॉडी के अंदर म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है और हाई मात्रा में, हाई अमाउंट में वास्कुसिटी प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जैसे स्वेट ग्लैंड जहां से पसीना निकलता है, पेनक्रियाज मतलब अग्न्याशय से, लीवर मतलब यकृत। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके लंग्स को प्रभावित करता है, क्योंकि म्यूकस ज्यादा मात्रा में सेक्रेट करेगा तो इन ऑर्गनों को प्रभावित करना स्वाभाविक हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। लंग्स में म्यूकस अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो ब्रोंकाइटिस से संबंध होगा, मतलब समस्या होने लगेगा। इसका मतलब हो गया छाती जो है पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब अमाउंट में म्यूकस भर जाने की वजह से आपकी छाती में गड़गड़ाहट या बाकी चीजें होने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लीवर और पेनक्रियाज जो होगा, चूंकि दोनों मिलजुल कर काम करता है, लेकिन इस बीमारी के हो जाने की वजह से दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेगा और कम मात्रा में बाइल सेक्रेशन होगा, जिससे डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। कौन ऑर्गन प्रभावित होगा तो बता ही दिया गया। कौन ग्लैंड प्रभावित होगा तो स्वेट ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, पेनक्रियाज और लंग्स। ठीक है, क्या होगा तो ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या होगा, किसके वजह से? लंग्स में म्यूकस भर जाने की वजह से। कौन इंपेयर फंक्शन काम करने का तो लीवर और पेनक्रियाज अपने आप को दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेगा, इसके वजह से क्या होगा तो लेस मात्रा में बाइल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम कम मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, जिससे बीमारी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 7 की वजह से कौन सा बीमारी? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑटोसोमल की सेक्स लिंक तो कहिएगा ऑटोसोमल। ठीक है, क्या होता है तो म्यूकस सेक्रेट करने लगता है। ये सारी बातें हो गया, पहला बीमारी हम लोग का समाप्त। अब दूसरा बीमारी देखते हैं। दूसरा बीमारी क्या है? हो गया सबका? दूसरा बीमारी जो है वो है सीकल सेल एनीमिया। चलिए, सीकल सेल एनीमिया में क्या होता है इस पे हम लोग बड़ी चर्चा करते हैं। सीकल सेल एनीमिया, यहीं से शुरू करते हैं। सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम जानते हैं कि हमारे खून को में एक सब्सटेंस है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन आपके शरीर में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता बरकरार रखता है। जितनी अच्छी हेमोग्लोबिन उतना आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेहतर होगी। तो बात को समझिए कि जब आपके बॉडी को सीकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन लेस हो जाएगा, मतलब हेमोग्लोबिन का शेप क्या होगा, दोनों तरफ से सीकल टाइप का होगा, नाव की तरह, जिससे ज्यादा मात्रा में लोडिंग नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन।
और जिससे आपके बॉडी में सिकल सेल एनीमिया मतलब खून की कमी जैसी समस्या देखने को मिलेगा। ये किसके वजह से होता है? तो ये म्यूटेंट और ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है और क्रोमोसोम नंबर 11 इसमें प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं। इट इज काउज्ड बाय म्यूटेंट रिसेसिव एलील। ठीक है, रिसेसिव मतलब जो छोटा में रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिसेसिव, कैपिटल में करते हैं तो डोमिनेंट, मतलब प्रभावी और अप्रभावी। तो ये अप्रभावी हो गया एलील ऑन क्रोमोसोम नंबर, ये भी ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, इसमें जो प्रभावित होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 प्रभावित होता है। इट इज ऑल्सो ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ऑटोजोमल, क्योंकि उसी एग्जाम्पल में लिखे थे इसलिए इसको हम लोग ऑटोजोमल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ऊपर तक तो बता ही दिए हैं। आगे, द म्यूटेंट जीन काउज्ड the substitution of glutamic acid इसको हम लोग ग्लू के नाम से भी जानते हैं, ग्लूटामिक ग्लू एंड वेलिन, एक और एसिड है वेलिन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VAL के नाम से जानते हैं। दो हो गया ग्लू और वेल। एट द सिक्स पोजीशन मतलब अपना पोजीशन छठा हो कर लेता है, सिक्स पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन, बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन undergoes polymerization under low oxygen tension and change the shape of RBC अब RBC का शेप बदल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम बाइकनकेव सेल टू सिकल सेल, पहले रहता है कैसा, फ्रॉम बाइकनकेव शेप में पहले रहता है, अब बदल किस में आता है, टू सिकल शेप। मतलब पूछेगा कि आरबीसी का शेप कैसा है, तो बाइकनकेव है। कैसा बदल गया, तो सिकल शेप में बदल गया। सिकल शेप में बदल जाता है। ठीक है, बाइकनकेव शेप से सिकल शेप में बदल जाता है। मोबाइल काम करना बंद कर दिया।
कुछ क्लियर हो रहा है। सिकल शेप में, सिकल शेप इलोंगेटेड सेल, सिकल शेप इलोंगेटेड सेल के रूप में ये अपना कंडीशन बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द disease is controlled by the disease is controlled by a single pair of allele, controlled by single pair of एलील, या इसका कंट्रोल करना है तो सिंगल एलील पर काम करना होगा। किस पे? हेमोग्लोबिन को हम लोग लिखते हैं एचबी, एचबी के नाम से हेमोग्लोबिन लिखते हैं। तो ये आपका ठीक है, लेकिन एक जो उसके साथ जुड़ा रहता है उस पर एस लगा होता है, मतलब वो सीकल शेप हो जाता है, जिसकी वजह से यह समस्या आने लगती है। ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप, ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप, इसमें 3 तरह के जीनोटाइप आने की संभावना होती है। जीनोटाइप, ओनली इंडिविजुअल होमोजाइगस, ओनली इंडिविजुअल होमोजाइगस, ओनली इंडिविजुअल होमोजाइगस, होमोजाइगस फॉर HbS, ठीक है। या तो कंडीशन HbS वाला होगा तो HbS दोनों हो जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा? सो द डिजीज, ऐसे कंडीशन में डिजीज हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो द डिजीज, मतलब अगर दोनों प्रभावित हो जाए, दो तो पेयर जब भी भाग लेता है तो पेयर में लेता है, अगर दोनों प्रभावित हो जाएगा तो बीमारी होने की संभावना है। सो द डिजीज थ्रू हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस होता है तो हेट्रोजाइगस होता है तो इसमें हो जाएगा HbA और HbS। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कैरियर होगा, मतलब इसका वंश में किसी को अगर शादी विवाह में कहीं चला गया, इसका शादी हुआ और अगले पीढ़ी वाला को भी मिल गया, ठीक है, तो यह कैरियर होगा, इज कैरियर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट हो गया। हम लोग 2 डिजीज को पढ़ लिए हैं। पहला डिजीज जो था वह था सिस्टिक फाइब्रोसिस, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया। कह रहा है कि द म्यूटेंट जीन काउज्ड बाय सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह यह एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड और वैलिन एसिड। ये दोनों एसिड की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यह दोनों छठा पोजीशन पे चले जाता है, किसके? बीटा ग्लोबुलिन चेन के, मतलब हेमोग्लोबिन के छठे पोजीशन पे जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, द डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। इस कंडीशन में क्या होगा कि हेमोग्लोबिन जो होगा के अंदर पॉलीमराइजेशन होता है, किसका? ऑक्सीजन का, जिसके वजह से क्या होगा कि आरबीसी, मतलब जो आरबीसी क्या होता है? आपके बॉडी के सेल्स है, ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का शेप जो होगा पहले रहेगा बाई कनकेव में, जो बदल कर हो जाएगा सिकल शेप में। सिकल शेप मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। पहले गोल टाइप का था, अब ये पतला टाइप का होगा तो ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें डिजीज होगा कंट्रोल बाय, डिजीज कंट्रोल करने के लिए या तो ये है या तो ये, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसमें जो जीनोटाइप हो सकता है या तो HbS हो एगो, या दोनों का दोनों HbS हो जाए, या HbA और HbS हो जाए। 3 कंडीशन इसमें बताया गया, लेकिन ई वाला जो कंडीशन है यही बीमारी पैदा करता है और इसी कंडीशन में बीमारी हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर बता ही दिए कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कम डो पाएगा, मतलब एनीमिया जैसे कंडीशन हो जाएगा, खून की कमी, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग देखने को मिलता है और ये दोनों बीमारी हम लोग का समाप्त हो गया। अब अगले दिन के क्लास में हम लोग ऑटोजोमल में हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिए।
फिनाइलकीटोनुरिया को हम लोग को पढ़ना है, तो अगले दिन के क्लास में हम लोग फिनाइलकीटोनुरिया को देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आज पिछले दिन में 1 दिनों का गैप था, हो सकता है कि यह गैप 7 दिनों का हो जाए, ठीक है। इसलिए अपने हिसाब से सब लोग पेमेंट कर लीजिए। सबका हो गया? हो जाएगा तो बोलिएगा, मैसेज कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए लीव हो जाइए। लास्ट में क्या लिखे हैं? लास्ट में क्या लिखे? कैरियर लिखे हैं, कैरियर या कैरिंग लिखो ना, CARRIER, कैरियर लिखो। कैरियर CARRIER, कैरियर मतलब ढोने वाला। वंश में 50% अगर गुण होता है तो उसको कहते हैं कैरियर। 100% हो गया तो बीमारी हो गया, और 50% हो गया तो कैरियर हो गया, ठीक है। चलिए हो गया तो लीव हो जाइए सब लोग। HbA और HbS क्या है? जैसे एगो HbA का मतलब हो गया कि इसमें बीमारी की कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें S लग गया, तो S का मतलब होता है सीकेल सेल एनीमिया, मतलब इसमें आधा कंडीशन एनीमिया का हो गया, ठीक है, इसलिए इसको कैरियर बोला गया। दोनों में S लगा है, मतलब दोनों पूरी तरीके से एनीमिया हो गया, मतलब सीकेल सेल एनीमिया उसको हो गया, ठीक है। ये अभी क्या है, अगर इसका शादी अगर किसी अधूरा वाला से कर दिया जाए तो आधा आधा पूरा हो जाएगा, तब तो बीमारी बहुत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या आधा में है तो अभी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी वंश में कोई अगर शादी विवाह होता है और उसका आधा वाला कोई मिल जाएगा तो उसके जो बच्चे होंगे पूरी तरीके से एनीमिया से ग्रसित हो जाएगा। ये क्या रहा, ठीक है, हो गया। और कोई प्रश्न है? और कुछ नहीं पूछना सर, है? नहीं नहीं, नहीं नहीं। चलिए ठीक, लीव हो जाइए।